मेडिकल के प्रैक्टिशनर होंगे उनको मैनेज कैसे किया जाता है, उस फैसिलिटी को कैसे मैनेज किया होता है, यानी कि इसमें सब आ जाएगा, हॉस्पिटल से लेकर के क्लिनिक, लैबोरेटरीज, सारे के सारे जो है कि आ जाएंगे इसमें। तो जो भी जितने भी मेडिकल से रिलेटेड चीजें होंगी सबको हम इसमें मैनेज करेंगे, और जो भी मेडिकल में जिस पर्पस के लिए हमने वो क्लिनिक खोला है या डॉक्टरी या हॉस्पिटल खोला है, उस पर्पस के हिसाब से उसको कैसे प्रैक्टिस करके मैनेज करेंगे, उसी पर ये पूरा चैप्टर आपका बेस्ड रहेगा। चलिए 1 to 1 करके देखते हैं। तो बेसिकली एक एक बताने से पहले मैं सिंपल आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि देखिए हॉस्पिटल या क्लिनिक जो भी चीजें आप लैब चलाते हो, कोई ना कोई, अगर जो प्राइवेट सेक्टर में बात किया जाए, ठीक है, तो कोई ना कोई इसका ओनर होगा, है ना। ओनर या तो एक हो सकता है, यानी कि सिंगल पर्सन हो सकता है, या इसमें बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, पार्टनर जिसको कहा जाता है पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप में भी खुल सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं उनको मैनेज की बात हो रही है, उसी पर ये बेस्ड है आपका सोल प्रोपराइटर्स। सोल प्रोपराइटर्स है, इसको बोलते हैं। प्रोपराइटर्स का मतलब है, सोल का पहले मतलब है सोलो। सोलो का नाम समझते हैं, सोलो क्या होता है? सिंगल। सिंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सोलो बोलते हैं। अब यह है कि जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी उनको चलाने वाला व्यक्ति या तो सिंगल हो सकता है या पार्टनरशिप में, या एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं उसमें, है ना। हम भी कोई दुकान डालते हैं, हमको लगता है कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे चल के पढ़ेंगे कि अकेले करने में क्या फायदा है, कई पार्टनर्स रखने से क्या फायदा है, या अपना सब कुछ रखने से क्या फायदा है, उसी पे चलेंगे। तो एथिक्स की अब बात करते हैं कि हमको जो मेडिकल प्रैक्टिसेस होती है, या तो कभी कभी वो कोई एक व्यक्ति करता है या एक से ज्यादा लोग करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। एक करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सोल प्रोपराइटर्स। प्रोपराइटर्स का मतलब है कि वन पर्सन हु रनिंग द बिजनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस चला रहा है, उस एक व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल, वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अपना पूरा बिजनेस को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, इसलिए उनको प्रोपराइटर्स बोला जाता है। तो देखिए सिंगल व्यक्ति अगर जो कोई बिजनेस कर रहा है एक, तो जो भी कमाई होगा उसी का होगा, अपने अंदर कर्मचारी जो भी रखेगा तो कमाई जो भी बेनिफिट्स होगी, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपया हो, सारी बेनिफिट्स वही रखेगा। लेकिन कुछ एडवांटेज भी होंगे, उसको सारा पैसा उसी को लगाना पड़ेगा, उस बिजनेस को चलाने के लिए सारे के सारे पैसे उसी को लगानी पड़ेगी, सारे डिसीजन उसी को लेने पड़ेंगे, जो भी दिक्कतें आएंगी किसी को उसी को झेलना पड़ेगा, है ना। तो सारी चीजें हैं। तो वो हम बात करते हैं ना कि अगर जो हमको सही ढंग से कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटी को चलाना है, या हेल्थ केयर फैसिलिटी जैसे हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैबोरेटरी, जो भी चीजें हैं, मेडिकल स्टोर तक भी उसी में आता है, अगर जो ऐसे कुछ चलाना है तो उसमें एक तरीका क्या है कि सोल प्रोपराइटर रख के चलाते हैं। एडवांटेज क्या क्या होंगे? तो सिंप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया से मेंटेन करने का काम कर लेगा आसानी से। दूसरी बात, बीइंग वंस ओन बॉस, और अपना खुद का वो मालिक बना रहेगा। दूसरा है सोल रिसीवर्स ऑफ द प्रॉफिट्स, जो भी बेनिफिट्स आएगी वो अकेले ही रिसीव करेगा, ठीक है। दूसरा है लोअर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, जो भी चीजें वो बनाएगा उसका खर्चा भी बड़ा हिसाब से पड़ेगा उसको। बाकी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हर चीज में, काम में, छुट्टी में, जब मर्जी तब बंद कर लिया, अपना छुट्टी मना रहे हैं, है ना। तो ये हो सकता है। दूसरा है फेवर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। फेवर रेगुलेशन का मतलब जितना गवर्नमेंट में शक्ति है, रजिस्टर मेंटेन करो, टाइम से 9 बजे आ जाओ, शाम को 5 बजे से पहले नहीं जा सकते हैं, रात में इमरजेंसी होगी दोबारा बुलाया जा सकता है, गवर्नमेंट में ऐसा होता है। तो उससे थोड़ा सा कम होगा, उतना रेगुलेशन को करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज का मतलब है, इसका एक ऐसा भी स्थिति है, डिफिकल्टी इन राइजिंग कैपिटल्स। अब जो पैसा लगेगा उस बिजनेस को चलाने के, अकेले को लगाना पड़ेगा। 2 लोग 3 लोग होते तो मान लीजिए 1 करोड़ का हॉस्पिटल खोलना है, तो 2 लोग 3 लोग होते तो कम से कम कोई 50 देता, 2 लोग और 25-25 लाख भी दे देते तो 1 करोड़ हो जाता। अब एक ही व्यक्ति को करना है तो पूरा बर्डन 1 करोड़ का उसी व्यक्ति के ऊपर जाएगा। मान लेते हैं कि सब कुछ बना के रेडी किया, जैसे रन कराने की बारी है, कोई शुरू में ऐसी बड़ी घटना, ट्रेजेडी हो गई उस बंदे के साथ कि अब बिजनेस को फिर से उसको रन कराने में फिर से 50 लाख लग जाए, तो उसी का नुकसान होगा ना। पार्टनर्स में होते तो सब लोग फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पर्सनालिटी लायबिलिटी और बिजनेस डेप्ट। अगर जो उस बिजनेस से कोई नुकसान भी होगा तो किसको झेलना है? सिर्फ
एक ही पर्सन को झेलना पड़ेगा। डेब्ट का मतलब होता है कोई नुकसान या कोई घाटा जाता है उस बिजनेस में तो उसी को झेलना चाहिए। हेवी वर्कलोड एंड लॉन्ग आवर्स, अब एक व्यक्ति किसी एक काम को, सुने होंगे ना, और उसी काम को दो लोग भी करें तो कितना जल्दी हो जाए, कितना समय लगता है। तो कोई एक व्यक्ति किसी बिजनेस को रन कराएगा, हॉस्पिटल को रन कराएगा, तो जाहिर सी बात है समय लगेगा। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, अब क्योंकि वो सारा वही कर रहा है ना, तो हर चीज कोई जरूरी नहीं मैं ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊं तो कोई जरूरी है सारे सब्जेक्ट परफेक्ट पढ़ा पाऊंगा, कोई एक दो पढ़ाऊंगा बाकी सब पीछे निकल जाएंगे। तो वही कह रहा है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, फिर अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है, ज्यादातर ज्यादा हम फायदा नहीं ले पाते क्योंकि सारा बर्डन एक व्यक्ति के ऊपर रहता है। नीड फॉर केयरफुल एम्प्लॉयज सिलेक्शन एंड रिटेंशन, अब आप अकेले हैं तो अपने नीचे ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जिसपे ज्यादा विश्वास करेंगे, ऐसा करना पड़ता है। आप नहीं करेंगे तो आप अगर जो रिटेंशन यानी कि लंबे समय तक एक स्टाफ को बढ़िया से नहीं रख पाएंगे तो हर बार नए नए एक निकलता जाएगा दूसरा आता जाएगा, उसको जब तक वो सिस्टम समझेगा तब तक नौकरी छोड़ दे रहा है। जैसे एक दो महीना हो रहा है सिस्टम समझने पे आया तब तक नौकरी छोड़ दे रहा है। तो ये सब नुकसान हो जाता है सिंगल व्यक्ति में, क्योंकि अगर जो कई ओनर होते हैं तो एक आदमी बाहर टूर पे चला गया या किसी बिजनेस काम से बाहर चला गया एक महीने के लिए तो दूसरा मालिक वहां बैठ करके देख लेता है। लेकिन अगर जो एक ही मालिक है तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर जो वो नहीं होगा तो उसका बिजनेस डूबने का चांसेस है। भाई नीचे इंप्लॉय तो चोरी कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ना वो तो। दूसरी बात, कंसिडरेशन ऑफ हेल्थ केयर एम्प्लॉइज, कुछ हेल्थ केयर एम्प्लॉइज के लिए कुछ बातों को ध्यान करके रखा गया है कि वैरी द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने टास्क को आप समझिए, जो जिम्मेदारी दी गई है उसको समझिए और बढ़िया से उसको निभाइए। नीड फॉर ए कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग, जो भी आप करने जाएं उससे पहले आपको एक ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके रिलेटेड, यानी कि आपको उसके चीज में जानकार हो। जैसे ये आप कोर्स कर रहे हो तो ये क्या है, ट्रेनिंग है। तो जब आपका सिलेक्शन किया जाएगा तो हम ये पूरा ध्यान देंगे कि हमको योग्यता के तौर पर कम से कम अगर जो लैब का काम करने जा रहे हैं तो डीएमएलटी या बीएमएलटी होने चाहिए, इस तरह की चीजों को ध्यान देना है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, लिमिटेड एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि देखिए सबसे बड़ी सिस्टम क्या होती है, अगर जो हम एक ही संस्था में हैं, अगर संस्था का मालिक अकेले है तो हमारे लिए सुविधाओं की भी कमी हो सकती है ना, क्योंकि वो बहुत हिसाब से पैसा खर्च करेगा, वो सिर्फ लाभ भी देखेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि हमने 1 करोड़ लगा के ये हॉस्पिटल खोला है तो महीने का 20 लाख 25 लाख क्यों नहीं आ रहा है या 50 लाख क्यों नहीं आ रहा, तो वो बर्डन होता है। तो एडवांसमेंट का मतलब है जो अपडेट करने चाहिए, जो अपडेशन लाने चाहिए सामान से लेके फैसिलिटीज में, वो नहीं हो पाता है। तो इसमें इंप्लॉइज को भी दिक्कत आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवार्डिंग एंड रिटेनिंग इंप्लॉइज, सबसे बड़ी जरूरी क्या हो जाती है एक इंप्लॉइज के लिए मालिक के नजरिए से, कि इंप्लॉइज को ना रिवार्ड करना पड़ता है समय समय पर, ताकि वो ना जाए नहीं। कभी बोनस दे दिया, कभी काम उसका खुश हो गया तो उसको बुलाया, ऑफिस में बुला के 100 रुपया दे दिए। आज ने आप जिस मरीज को आपने मोटिवेट किया है वो जा रहा था, लेकिन आपके मोटिवेशन की वजह से उसने 50,000 वाला ऑपरेशन हमारे यहाँ ही करवा लिया, तो आपने उसको 1,000 दे दिया, एक बोनस दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया, कुछ भी कर दिया आपने उसको, एक मतलब मोटिवेशनल दे दिया, तो उसका रिटेंशन बन जाता है। रिटेन का मतलब होता है ना बने रहना, रुके रहना या बने रहना होता है इंप्लॉइज का। उसके बाद है पोटेंशियल प्रीफरेंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज। ओके, इसमें ना सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप सही से ना लीडरशिप भी नहीं कर पाते हो, यानी कि अगर जो आप बॉस बन गए, तो बहुत लोग देखे होंगे बॉस बनने के बाद ध्यान नहीं देते हैं इंप्लॉइज क्या कर रहे हैं, उनको बस ये कि मैंने बोला है ना कि ये हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए। जब नहीं होगा तो एटलीस्ट जब आप उसका सही से प्रेफरेंस तौर पे डिसीजन मेकिंग सही रहेगा लीडरशिप का तो बेहतर रहेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि इंप्लॉइज भी कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि आप तो कुछ करते नहीं है, जो हम लोग करते हैं उस पर भी उंगली उठाते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे। कभी कभी अधिकार भी हम उनके रोक देते हैं, कुछ अधिकार, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 20,000 का ऑपरेशन हो रहा है, मान लेते हैं गैल ब्लैडर जैसे मान लेते हैं, किसी का जीबी स्टोन का ऑपरेशन होना 20,000 की लागत है, और मालिक हैं आप बोलेंगे 20,000 से नीचे एक भी जीबी का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अकेले हैं ना, तो आपने एक बार ऑर्डर कर दिया। अब क्या है, मरीज ये बोल रहा है कि अरे हमारे पास उतना पैसा तो नहीं, 18,000 में हो जाए तो कर दीजिए। तो जो 2,000 का डिसीजन है क्या इंप्लॉय ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, अधिकार नहीं है। या तो वो मालिक से बात करे, हो सकता है वो मालिक से बात नहीं किया और मरीज को बोल दिया कि ठीक है जाइए, मालिक कहें 20 तो 20 ही है, उससे नीचे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे अपने मन से, तो उस केस में वो मरीज बहक जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यही पॉइंट कह रहा है कि पोटेंशियल प्रेफरेंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, इस ओनर के पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि एक बढ़िया डिसीजन के लिए और लीडरशिप करने के लिए बढ़िया बना रहे वो।
जैसे उसको पता लग गया, एम्प्लॉय ने झट से जाके बताया कि सर ना वो 18,000 देने को तैयार है, आप बोले ठीक है चलो कर दो, करवा दो, एडमिट कराओ। ये चीजें होनी चाहिए। तो ये ना लीडरशिप होता है। आप जब बॉस से प्रेफरेंस रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे तभी होता है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हम लोगों ने देखा है कि शट डाउन हो गए। शटर उठा के जैसे उद्घाटन हुआ, 1-2 महीना चले और फिर वो खत्म हो गए। ऐसा होता है। कभी कभी ये भी होता है कि केवल सोलो ही नहीं है, पार्टनरशिप वाले में भी ऐसा होता है कि अगर जो 4 पार्टनर्स हैं, चारों में 2 आपस में गुट बना के वो अलग बिजनेस खोलना चाहते हैं और छोड़ दिए जिस बिजनेस में वो इन्वॉल्व है, तो वो भी बिजनेस डूब जाता है, क्योंकि 4 लोगों का भार अब सिर्फ 2 लोगों पे आ जाता है, तो फिर खर्चा बढ़ गया और नुकसान भी बढ़ने लगता है, इसलिए फिर वो बिजनेस ना शट डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए बता रहा है कि सोल प्रोप्राइटर्स क्या होते हैं, इनके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, और ये कैसे हेल्थ केयर एम्प्लॉइज के साथ कैसे क्या रखेंगे व्यवस्था, ताकि ये चीजें आपकी सर्विस जो है बनी रहे। ओके, ये क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि एथिक्स में जरूरी है सिस्टम बना के रखना, ताकि आपका काम चलता रहे। काम चलने के लिए हम ओनरशिप से बात कर रहे थे, तो ओनरशिप 2 तरह की होती है, एक सोलो, एक पार्टनर। सभी आगे होगा इसमें पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब है जिसके ओनर मोर देन वन हो। मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा हो। अगर जो एक हो गए तो सोल प्रोप्राइटर्स होंगे, बाकी ये पार्टनरशिप होता है। तो सिंपल वही चीज लिखा हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर co-owner of a profit flexible in a size, structure and formalities। वो ये कह रहा है कि पार्टनरशिप उसको बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग, यानी कि 1 से ज्यादा लोग हो गए, यानी कि 2 लोग हैं, 2 लोग मिलकर के एक काम करते हैं, तो कामों में फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉफिट, ये सब चीजें, सारी चीजें बट जाती है इनके बीच में, तो काम भी बेहतर होता है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी रिटर्न किए जाते हैं। जब ये कोई बिजनेस चलाया जाता है तो पार्टनरशिप्स के बीच में हमें क्या कर लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को, सारे काम को ना लिखित रूप में एक बॉन्डिंग करा लेनी चाहिए, उसको हम अग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे स्टाम्प पेपर पे गांव में शब्द बोला जाता है, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो अगर जो कुछ कह रहा है तो वैसे ही हम सारा अग्रीमेंट कराते हैं। 2 लोगों के बीच में समझौता करके किसी कागज पे लिखा जाए, उस समझौते को हम लोग इंग्लिश में अग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अग्रीमेंट कम से कम 11 महीने का होता है, बाकी इसको आप लंबे समय तक रख सकते हो। अब अग्रीमेंट में बेसिकली एक लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे टर्म्स और कंडीशन, जिम्मेदारियां और उनके कैसे उस काम को किया जाएगा सब जोड़ा जाता है, यहां तक कि बिजनेस टाइप, अथॉरिटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे लगाने वाली बात है, ठीक है ना। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जितना आएगा, मान लीजिए 100 आया तो 100 में 2 पार्टनर तो 50-50 लेंगे, या सारा खर्चा काट लेंगे। जैसे 100 रुपया आया और उसमें ये है कि 100 रुपया आपका आउटपुट हो रहा है, हम लोग ऐसे बनाते हैं, सॉरी हाँ, आउटपुट आ रहा है 100 रुपया आ रहा है, फिर इसमें से हम लोग जो भी हमारे खर्चे होते हैं, मतलब पूरा काटने के बाद मान लेते हैं कि 60 रुपया खर्चा निकल गया, तो जो 40 रुपया प्रॉफिट होगा इसमें बटा 2 करेंगे, यानी कि 20-20 रुपया करके बांट लेते हैं। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस के लिए जितना आमदनी आनी थी वो तो पड़ा हुआ है ना। जैसे आज 60 रुपया हमने खर्चा, हमको बेनिफिट आया 60 रुपया खर्चा करने की वजह से 100 रुपया आया, तो अब 60 को निकाल देंगे, 40 बच गया ना, पूरा प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट इसको बोलते हैं। नेट प्रॉफिट जब आ जाएगा तो इसी प्रॉफिट में हम 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है या 4 हैं तो 20-10 रुपया करके बांट लेते हैं। तो ये ऐसे पूरा ये चीजें हम लोग ना अग्रीमेंट में सब लिख देते हैं A to Z। इसके अलावा एडवांटेज क्या है इसके, तो इंक्रीजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, शेयर वर्कलोड, एडिशनली मैनेजरियल एंड स्किल। अगर जो पार्टनरशिप रहे तो बिजनेस में एक तो है कि भाई पैसा दोनों लोग लगाएंगे बराबर में, तो एक का लोड तो घट जाएगा ना, ऊपरी से जो भी हमको शेयर वर्कलोड, जो भी काम हमारे पास होगा उसमें भी हम लोग काम में भी बंटवारा कर लेंगे। उसमें ये बोल देंगे कि भाई आप ना हॉस्पिटल चलाइए, जैसे डॉक्टर के साथ एक मालिक नॉर्मली देखा जाता है, जैसे अभी हाल ही में खान सर का हुआ है, उन्होंने जो हॉस्पिटल डाला है बड़े लेवल का, तो वो एक मालिक हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स के साथ पार्टनरशिप कर लिया है। तो उनका काम क्या है कि फैसिलिटी लेके आना है, मतलब पैसे की जहां जरूरत पड़ेगी 10 करोड़ की वो लेके आएंगे, मशीनें लगवाएंगे, लेकिन अब हॉस्पिटल को चलाने का काम किसका होगा, उस डॉक्टर्स का होगा। तो उन्होंने पार्टनरशिप ऐसे किया है कि 4-5 बढ़िया टीम डॉक्टर की बनाया है उन्होंने, और उन लोगों को ओनर बना दिया है, पार्टनरशिप में रख दिया है कि भाई हम 1/50 रहेंगे, और आप लोग जैसे शेयर होता है कि 50% शेयर हमारे पास जाएगा, बाकी जो 30% है आप लोगों के पास जाएगा, और 20% वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएगा। वेलफेयर का मतलब है समाज वाला कोई काम सामाजिक कर रहे हो, तो कोई गरीब दुखिया है तो उसके लिए हम लोग अलग से एक बैंक बना के रखेंगे ताकि वो पैसा उसमें रख सके। तो उन्होंने ऐसे बना करके कर लिया है। तो पार्टनरशिप में अब क्या होगा
कि जो भी वो 50% उनके पास आएगा वो तो ले लेंगे अपने पास। तो किसमें से लेंगे? तो टोटल प्रॉफिट से ले जाना चाहिए इनका। आप समझ रहे हैं? टोटल का नहीं लिया जाता है, जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से पार्टनरशिप कटता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको? चलिए, डिसएडवांटेज क्या होगा कि भाई अब दो लोग, एक से ज्यादा मालिक हैं तो डिसीजन भी हो सकता है हमारे न मिले, उनकी राय कुछ और हो, हमारी राय कुछ हो, वो बोलेंगे नहीं करना चाहिए, एक बोल रहा नहीं करना चाहिए, तो तालमेल नहीं बैठ पाता है पार्टनरशिप में। बाकी ज्वाइंट लायबिलिटी फॉर द डेप्ट, जब घाटा होने लगता है ना तो पार्टनर्स भगने लगते हैं, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी बराबर की होनी चाहिए। पोटेंशियल पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट, आपस में मतभेद भी हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद होना, आपसी मतभेद होने लगते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप तो आते नहीं है, हम लोग ही संभाल रहे हैं तो हमारा नुकसान है, ऐसी चीजें आने लगती हैं। बाकी कंसिडरेशंस में क्या है कि कैसे इसको संभालना है। कंपैटिबिलिटी, ट्रायल पीरियड, प्रोटेक्शन शॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, अल्टरनेटिव अग्रीमेंट्स रखना चाहिए, सैलरी बेस्ड हायरिंग विदाउट पार्टनरशिप। इसके रास्ते क्या है कि पार्टनरशिप न रख करके आप किसी को नौकरी पे रख लीजिए, उसका सैलरी फिक्स कर दीजिए कि आपको महीने का हम इतना देंगे, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी स्टाफ कंसिडरेशंस का मतलब है जो भी आप स्टाफ रखते हो मल्टीटास्किंग वाला रखिए, यानी कि मल्टीपल असिस्टेंट्स, क्लैरिटी, रोल्स एंड कम्युनिकेशंस, एडवांटेज ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉयज, जॉब एडवांसमेंट, स्पेशलाइजेशन, इफिशिएंसी, टास्क एलोकेशंस। एक तो कंसिडरेशन है कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपने ही ओनर बने रहिए, लोगों को सैलरी पे रख लीजिए पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे ना हॉस्पिटल में जाएंगे पीआरओ होते हैं, पब्लिक रिलेटिव ऑफिसर्स, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, पीआरओ। इनका काम है अलग अलग डॉक्टरों को घूम करके उनको बोलना कि सर मरीज भेजिए, हमारा हॉस्पिटल खुला है, आप भेजेंगे तो आपको ऐसे फायदे होंगे, इस तरह से होंगे। तो बेसिकली हम किसी को ऐसे कह दें कि भाई तुम्हारी जितनी केस आएगी उस केस का हम तुमको इतना दे देंगे, एक तो ये सिस्टम है। तो ये पार्टनर्स हो गया, परसेंटेज सेट हो रहा है। तो या आप उसको सैलरी फिक्स कर लीजिए, महीने में 100 डॉक्टर विजिट करनी है, जिसमें से 50 तो मरीज आने ही चाहिए आपके, और हम आपको इतनी सैलरी देंगे। तो ऐसे भी आप करके अपना बिजनेस रन करा लेते हैं। बाकी स्टाफ कैसे होना चाहिए? मल्टीटास्किंग या मल्टीपल पर्पस वाले होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैब का काम जानता हो, लैब के साथ साथ मैनेजमेंट भी करना चाहिए। उसको पेशेंट केयर, अचानक से कोई मरीज आ गया और हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, मान लीजिए चोट लगी हाथ वाथ, तो कम से कम फर्स्ट एड करने आना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी फर्स्ट एड सिखाया जाता है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है जिस काम के लिए आप हायर किए गए, नौकरी पे रखे गए, उसके अलावा भी आपको चीजें आनी चाहिए उससे संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित। बेसिकली कोई मरीज आ गया कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है, हमको इंजेक्शन एक लगा दीजिए, डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है इसको ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, बाहर स्टाफ बैठा है, पता लगा नर्सिंग स्टाफ किसी वजह से बाहर चले गए, नहीं आए, तो आप नहीं लगा सकते हैं क्या? तो उसके लिए नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। इसलिए मल्टीपर्पस वाले आपको रखे। आजकल तो ऐसा हो गया है, हमारे लैबों में भी आ गया है। एक इस टॉपिक के अलावा बता देता हूं, हमारे पास ना अब जितने भी आते हैं, हायरिंग आ रही है आजकल, बायोकेमिस्ट्री, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट लैब की मैं बता रहा हूं, आपका तो रेडियो का मैं नहीं जानता, अब सबको ना बायोकेमिस्ट्री वाला भी चाहिए, साथ में हिमैटो वाला भी चाहिए, साथ में उसको बायोप्सी वाले मतलब हिस्टो वाले भी चाहिए हमारे पास। मतलब जो भी लैब टेक्नीशियन, अब लैब टेक्नीशियन पहले क्या था, इससे पहले क्या हो रहा था कि हमको हिमैटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री बहुत बढ़िया आता है, तो हम उसी के लिए सिर्फ रखे जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब लैब क्या कह रही है ना कि हम जितने भी लोग रखेंगे कम से कम 3-4 डिपार्टमेंट का काम उसको आना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं रखेंगे। और ऐसा है क्योंकि लैबों में कौन सा स्टाफ कब नौकरी छोड़ के चला जाए या कब बीमार पड़ जाए, कब नहीं आए, तो वो काम तो उस दिन पेंडिंग हो जाएगा ना फिर। तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है कि अब जितनी भी हायरिंग्स होती है मोस्टली, अभी मेरे पास पैथकाइंड और लाल पैथ के और रेड क्लिफ के मेरे पास है डिटेल्स। अब वो सब क्या कर रहे हैं, नीचे जो लिख के आता है ना नोटिफिकेशन, उसमें साफ लिखे होते हैं कि मतलब आपको ये तो स्पेशलाइजेशन होना ही चाहिए, साथ में आपको बाकी चीजें भी आनी चाहिए और डिपार्टमेंट्स के। जैसे आप हिमैटो और बायोकेमिस्ट्री में जा रहे हो तो हिस्टो भी साइटो भी आपको आना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो आजकल ना मल्टीपर्पज स्टाफ हर कोई हायर करता है। आपके पास एक से ज्यादा गुण है तो जल्दी आपकी हायरिंग होगी, सैलरी भी बढ़ के मिलेगी। जैसे 25,000 है इनके लिए, सिर्फ आपको ये काम आता है तो यहीं पर 35,000 हो जाएगा, 30,000 हो सकता है, बढ़ सकता है। तो मल्टीपर्पज वाले आजकल हायरिंग किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर जो पार्टनरशिप हो तो आप ये व्यवस्था रख लीजिए, आपके ये फायदे और ये नुकसान है। वैसे ही सोलो प्रोप्राइटर्स या सोलो ओनर या सिंगल ओनर हो तो आपके वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ये एथिक्स में इसलिए इसको लाया गया
क्योंकि बिजनेस भी आप करेंगे आने वाले समय में, आप खुद मालिक बनने की कोशिश करेंगे, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या करने पर हमको फायदा होगा, क्या करने पे नुकसान होगा।